कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग से जिसमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक आग लगी हुई होती है जो धुएं से पूरी तरह ढकी हुई है। हमारा हीरो किम उस दहकती आग के बीच से एक मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो एक रस्सी के सहारे नीचे आ ही रहा होता है कि तभी आग उस रोप को भी अपनी चपेट में ले लेती है। किम चिल्लाकर अपने साथियों को हाथ पकड़ने के लिए कहता है, पर बदकिस्मती से रस्सी झलकर पूरी तरह टूट जाती है। वो दोनों सीधे जमीन की तरफ गिरते हैं। गिरते वक्त किम की आंखों के सामने उसके बचपन से लेकर अब तक की पूरी लाइफ एक फिल्म की तरह चलने लगती है। नीचे गिरकर जब किम की आंखें खुलती हैं तो वो चैन की सांस लेता है। शुक्र है मुझे कुछ नहीं हुआ। वो देखता है कि वो बच्ची बिल्कुल सेफ है और अपने पेरेंट्स की तरफ भाग रही है। किम उठता है और उस बच्ची के पास जाकर उसका नाम पूछता है, पर वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। किम हैरान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे कोई देख क्यों नहीं रहा। तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। वहां दो अजनबी खड़े होते हैं। एक ऊंचे कद का आदमी लॉन्ग कोट में जिसका नाम हेवन मैक है और एक बेहद क्यूट सी लड़की जिसका नाम ली है। किम चिल्लाकर उनसे कहता है, तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? हर तरफ आग है, अगर तुम्हारे सर पर कुछ गिर गया तो। पर तभी सीन बदलता है। वहां किम के साथ ही एक डेड बॉडी को घेर कर मातम मना रहे हैं और वो मरा हुआ आदमी कोई और नहीं, खुद किम है। ये देख कर किम के होश उड़ जाते हैं। पर हेवोन मैक और ली वहां ऐसे खड़े हैं जैसे उन्हें इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब ली बताती है कि मरने के बाद अब उसे 49 डेज के सफर पर निकलना होगा जहां 7 बड़े ट्रायल्स होंगे। ये तीनों गार्डियंस उसे उन ट्रायल्स से बचाएंगे और उसे एक नया जीवन यानी रिनकारनेशन दिलाएंगे। किम एक पैरागन है, यानी वो नेक इंसान जिसने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ऐसा 422 साल बाद पहली बार हुआ है। हीवन मार्क अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं हूं असिस्टेंट सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। किम उलझन में है कि तीसरा आदमी कहां है। तब हीवन मार्क मजाक में कहता है कि कैप्टन गैंग रिम शायद कहीं खाना खाने गए होंगे। तभी आसमान से एक अजीब सा सर्कल नीचे आता है जो किम की आत्मा को ऊपर खींचने लगता है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो मर चुका है। वो चीखने लगता है कि मुझे अपनी माँ को देखना है, उनसे अभी बात करनी है। पर वो ताकत उसे घसीट कर ऊपर ले जाती है। अगले सीन में देखते हैं कैप्टन गैंग रिम किम के फ्यूनरल पर पहुंचे होते हैं। वो वहां खाना खाते हैं पर उन्हें स्वाद पसंद नहीं आता, इसीलिए वो थोड़ा सा खाकर ही उठ जाते हैं। तभी वो किम की माँ को देखते हैं जहां किम का भाई सुयोग अपनी माँ से कहता है कि अब चलने का वक्त हो गया है। अगले सीन में देखते हैं किम परलोक पहुंच चुका है। वो खड़ा है गेट ऑफ आफ्टर लाइफ के ठीक बाहर जहां लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई है। तभी ली चिल्लाकर अनाउंस करती है, सब पीछे हट जाओ, देखो एक पैरागॉन आया है, इसे रास्ता दो। उसी वक्त वहां कैप्टन गैंग रिम की एंट्री होती है। ली एक पर्ची उठाती है और वहां रखी एक मूर्ति के मुंह में डाल देती है। जैसे ही वो स्लिप अंदर जाती है गेट पर एक विशाल सिंबल चमकने लगता है। इसे देखकर ली काफी एक्साइटेड हो जाती है और किम से कहती है, तुम फिक्र मत करो, तुम 49 दिनों तक चलने वाले इन 7 ट्रायल्स को आराम से पार कर लोगे। अगले ही पल वो सब उस गेट के अंदर होते हैं। सामने एक बहुत बड़ा ब्रिज है जिसके दोनों तरफ खौलता हुआ ज्वालामुखी का लावा फैला है। अगर जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो सीधा लावा के अंदर गिरकर राख होना तय है। उस ब्रिज पर चलते हुए ह्यूमन मार्क बड्डी हैरानी से किम से पूछता है, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी का मर्डर किया है? किम दंग रह जाता है, मुझे कत्ल के इल्जाम में यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ली उसे बताती है कि यहाँ सिर्फ उन्हीं को लाया जाता है जिसने किसी की जान ली हो। कैप्टन गैंगरिम उसे एक्सप्लेन करता है कि परलोक में कुल 7 ट्रायल्स होते हैं जहां तुम्हारे पिछले जन्मों का हिसाब होगा। कौन सा केस पहले आएगा ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि तुम्हारा सामना सबसे पहले हेल ऑफ मर्डर से हो रहा है। किम सफाई देते हुए कहता है कि उसने तो आज तक किसी कीड़े मकोड़े को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तब गैंगरिम उसे करवा सच बताता है, खून का मतलब सिर्फ सीधे जान लेना नहीं होता। अगर तुम्हारी किसी गलती या लापरवाही की वजह से किसी की मौत हुई है तो तुम भी खूनी ही माने जाओगे। तभी ली अपनी आंखें बंद करके किम के पुराने कर्मों को स्कैन करना शुरू करती है। एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहां किम अपने साथ काम करने वाले एक साथी को मलबे से बचा नहीं पाता और वही उसकी मौत की वजह बन जाता है।
सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जहां किम खड़ा है वहां एक सर्कल बनता है और वो जमीन धंसने लगती है। नीचे चारों तरफ लावा है और अनगिनत लोग उसमें गिरकर तड़प रहे हैं। वो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। किम की फितरत ही लोगों की जान बचाना है, इसीलिए वो फौरन उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी वहां के जज हेल ऑफ मर्डर के देवता प्रकट होते हैं। उनकी गरजती हुई आवाज सुनकर किम कांपने लगता है। वहां दो प्रोसिक्यूटर्स मौजूद हैं। उनमें से एक पतला वाला वकील देवता को बताता है कि इस मुजरिम ने अपने साथी को तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो ऑफिसर मारा गया। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। वहीं दूसरी ओर एक मोटा वकील है। उसे कहीं भी सो जाने की बुरी आदत है। पतला वकील उसे जगाता है तो वो नींद में ही चिल्लाने लगता है कि मुजरिम को कम से कम 50 साल की सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर देवता भड़क जाते हैं। पता नहीं तुम लोग वकील कैसे बन गए। सामने खड़ा आदमी एक पैरागन है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए दांव पर लगा दी। मोटा वकील शर्मिंदा होकर सजा को 50 से घटाकर 5 साल करने की रिक्वेस्ट करता है। तभी गैंग रिम बीच में दखल देते हुए चिल्लाता है, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। और यहीं से शुरू होती है असली बहस। तभी हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो ऑफिसर खुद किम से कहता है कि मेरी फिक्र मत करो और बाकी लोगों की जान बचाने की कोशिश करो। इसके बाद किम उस ऑफिसर को वहीं छोड़कर आग में फंसे 8 मासूमों की जान बचा लेता है। गैंग रिम ये सारी डिटेल्स हेल ऑफ मर्डर के देवता के सामने रखता है। ये सुनकर जज कन्विंस हो जाता है। माना तुमने अपने साथी को नहीं बचाया, पर उस दिन तुमने 8 लोगों को बचाकर अपनी इंसानियत साबित कर दी। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। किम पहला इम्तिहान पास कर लेता है और वो अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अब किम और उसके गार्डियंस हेल ऑफ इंडोलेंस यानी आलसियों को सजा देने वाली देवी के पास पहुंचते हैं। ली काफी कॉन्फिडेंस में है, इस बार तो तुम आसानी से पास हो जाओगे क्योंकि तुम अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा दौड़ भाग करने वाले मेहनती आदमी रहे हो। असल में अगर ये गार्डियंस 49 सोल्स को पार लगवा देते हैं तो इन्हें भी नया जीवन मिल जाएगा। दरबार के अंदर गार्डियंस किम की खूब तारीफ करते हैं कि उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए दिन रात मेहनत की। ये सारी बातें सुनकर देवी इतनी इंप्रेस हो जाती हैं कि कहती हैं, मैंने आज तक इतना नेक और मेहनती इंसान नहीं देखा। तुम्हारी तो यहाँ एक मूर्ति खड़ी करनी चाहिए। पर तभी वो किम से पूछती हैं कि उसने ये सब नेक काम क्यों किए और हमारा सीधा साधा किम सच बोल देता है, मैंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया। बस फिर क्या था, गार्डियंस की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। देवी गुस्से में भड़क जाती है, तो तुमने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया, तुम्हें तो सजा जरूर मिलेगी। वो फौरन किम की बोट को बाकी सब से अलग कर देती है। वो बोट एक ऐसी भयानक मशीन की तरफ बढ़ रही है जहां भारी पत्थरों के नीचे हजारों लोग कुचले जा रहे हैं। किम बुरी तरह घबरा जाता है, पर तभी गैंगरिम और हेवनमक उसे बचा लेते हैं। वो देवी को असलियत बताते हैं कि किम की माँ बहुत बीमार थी और उसके भाई की कॉलेज फीस भी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उसे दिन रात पैसों के लिए काम करना पड़ता था। देवी जब ये सब अपनी आंखों से देखती हैं तो वो फिर से मेहरबान हो जाती है। बच्चे, तुम सचमुच एक महान इंसान हो, मैं तुम्हें इस ट्रायल में पास करती हूँ। इस तरह किम 2 केसेस जीत जाता है। अब वो तीसरे गेट की तरफ एक बोट में जा रहे होते हैं। तभी अचानक पानी से कई मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। गैंगरिम और उसके साथी डटकर मुकाबला करते हैं और किम को बचाते हैं। तभी गैंगरिम को कुछ महसूस होता है और वो किम से कहता है, तुम्हारे परिवार में किसी की मौत हुई है और उसकी आत्मा धरती पर भटक रही है। उसी की नफरत की वजह से ये मॉन्स्टर्स हम पर अटैक कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रिनकार्नेशन का टाइम खत्म हो जाएगा। गैंगरिम फैसला करता है कि वो खुद धरती पर जाकर देखेगा कि वो भटकती हुई रूह आखिर है किसकी। मैं उसे ठिकाने लगाकर ही लौटूंगा। तब तक हिवन मार्क और ली, तुम दोनों किम का ख्याल रखो। इस तरह किम को बाकी गार्डियंस के हवाले करके गैंगरिम अर्थ के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि किम का भाई सुहोंग है। गैंगरिम अपनी स्वॉर्ड निकालता है, पर सुहोंग की आत्मा वैसी मासूम नहीं है जैसा किम था। वो काफी चालाक है और गैंगरिम को चकमा देकर भाग जाती है। मूवी में इस चेस सीन को बहुत ही खतरनाक तरीके से दिखाया गया है, पर आखिर में गैंगरिम उसे पकड़ ही लेता है। दूसरी तरफ परलोक में सफर के दौरान उन पर फिर से मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। गार्डियंस फिक्र में हैं क्योंकि गैंगरिम अभी तक वापस नहीं आया है। तभी अचानक वहां गॉड ऑफ गॉड्स यानी किंग योमरा प्रकट होते हैं और उन राक्षसों को मार भगाते हैं। उन्हें देखते ही गार्डियंस झुककर प्रणाम करते हैं, पर किम टस से मस नहीं होता और वैसे ही खड़ा रहता है। गार्डियंस उसे
उसे जबरदस्ती झुकाने की कोशिश करते हैं। किंग युमरा पूछते हैं कि अगर ये आदमी एक पैरागॉन है तो ये मॉन्स्टर्स इसे क्यों सता रहे हैं। गार्डियंस बताते हैं कि हालात संभालने के लिए उनका कैप्टन धरती पर गया है और सब ठीक करके जल्द लौट आएगा। किंग युमरा कहते हैं ठीक है, काम जल्दी होना चाहिए, उस भटकती रूह का मामला फौरन खत्म करो। ये सुनकर किम टेंशन में आ जाता है क्योंकि मामला उसके अपने परिवार का है। गुस्से में वो सीधा किंग युमरा का कॉलर पकड़ लेता है और उन्हें डांटने लगता है। गार्डियंस के तो हाथ पांव फूल जाते हैं। वो तुरंत किम को दूर करते हैं और माफी मांगते हैं। किंग युमरा उसे एक पागल आदमी समझकर वहां से चले जाते हैं। अब वो पहुंचते हैं अगले जज के पास जहां एक छोटी सी लड़की लॉलीपॉप खा रही है। ये गॉड्स ऑफ डी साइट है जो झूठ बोलने वालों का हिसाब करती है। वहां मौजूद प्रोसिक्यूटर किम को फंसाने के लिए कहता है कि इस आदमी ने एक छोटी बच्ची को उसके मरे हुए पिता के नाम से 98 फर्जी लेटर्स लिखे हैं। किम अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि उसने उस बच्ची का दिल रखने के लिए ऐसा किया था, पर लॉलीपॉप वाली देवी जो खुद एक बच्ची जैसी दिखती है उसे सजा सुनाती है कि किम की जीभ काट दी जाए। गार्डियंस पूरी तरह लाचार हैं। तभी गैंगरिम धरती से ही अपना माइंड उनके साथ लिंक करता है और उनकी आवाज बनकर बोलने लगता है। वो बताता है कि किम ने सिर्फ उस बच्ची को नहीं बल्कि अपनी बूढ़ी माँ को भी 15 साल तक ऐसे ही लेटर्स भेजे थे। उन चिट्ठियों को पढ़ कर उसकी माँ, जिन्हें डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, फिर से जी उठी थी। घर से दूर रहकर भी अपनी माँ की खुशी के लिए उसने झूठ बोला था कि माँ मैं बहुत खुश हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनकर दरबार का माहौल बदल जाता है। वो छोटी बच्ची जिसके पापा के गुजर जाने के बाद वो पूरी तरह टूट चुकी थी, किम के लेटर्स पढ़कर ही अपने गम से बाहर आ पाई थी। गैंगरिम जब ये पूरी सच्चाई उस मासूम दिखने वाली देवी को बताता है तो वो पिघल जाती है। तुम वाकई एक नेक इंसान हो, जाओ, तुम्हें इस केस से रिहा किया जाता है। किम अब अगले केस की तरफ बढ़ता है। सीन बदलता है। गैंगरिम वहां पहुंचता है। वो किम से झूठ बोलता है कि उसकी माँ और भाई बिल्कुल ठीक हैं। किम चैन की सांस लेता है कि चलो कम से कम उसका परिवार सलामत है, पर तभी गैंगरिम दबे पांव बाकी दोनों गार्डियंस को बताता है कि सू होंग असल में मर चुका है। बस ये बात किम को पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिर सू होंग के साथ हुआ क्या था। सू होंग एक सोल्जर था। एक रात ड्यूटी के दौरान उसका एक डरपोक जूनियर गलती से गन का ट्रिगर दबा देता है और गोली सीधे सू होंग को लगती है। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए भी सू होंग उस जूनियर को बचाना चाहता है। वो कहता है कि किसी को कुछ मत बताना वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगे। तभी वहां उनका कर्नल पहुंचता है। अपनी साख और इंक्वायरी के डर से वो कर्नल उस जूनियर के साथ मिलकर सुयोग को जिंदा ही दफना देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी बूढ़ी माँ से झूठ कहते हैं कि उनका बेटा आर्मी छोड़कर भाग गया है। ये सब देखकर गैंगरिम को अपना बीता हुआ कल याद आ जाता है। उसके पिता को भी इसी तरह जंग के मैदान में लाशों के ढेर के बीच जिंदा दफना दिया गया था, जिससे उसकी माँ पूरी तरह टूट गई थी। अगले सीन में किम हेल ऑफ इनजस्टिस पहुंचता है। यहाँ उन स्वार्थी लोगों को सजा मिलती है जो दूसरों को धोखा देते हैं। उन्हें कांच के बॉक्सेस में बंद करके टॉर्चर किया जाता है। तभी बातों बातों में हेवन मैक के मुंह से निकल जाता है कि किम का भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही किम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सदमे की वजह से उनकी सवारी बेकाबू होकर अटक जाती है, पर एक जांबाज फायर फाइटर होने के नाते किम खुद को और अपने गार्डियंस को बचा लेता है। अगले सीन में गैंगरिम उसी जगह खड़ा होता है जहां सू होंग को दफनाया गया था। तभी वो जूनियर सोल्जर वहां पहुंचता है। गैंगरिम का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उन दोनों के बीच एक जबरदस्त झड़प शुरू हो जाती है। गैंगरिम चिल्लाता है, यहाँ मैं सही हूं या तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मुझसे सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं। अपना काम मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब तुम जाओ और अपना काम संभालो। हेवोनमक बिना कोई सवाल किए वहां से चला जाता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि बाकी गार्डियंस गेट के अंदर जा रहे हैं। ये हेल ऑफ बिट्रेयल यानी विश्वासघात का नर्क है। यहाँ भी एक पैरागन होने के नाते किम को फ्री पास मिल जाता है। उधर धरती पर गैंगरिम उस जूनियर सोल्जर पर नजर रखे हुए हैं जिसने गलती से सू होंग पर गोली चलाई थी। कर्नल ने उस सोल्जर को कुछ दिनों की छुट्टी और ढेर सारे पैसे दे दिए हैं ताकि वो अपना मुंह बंद रखे और मजे करे। सू होंग की भटकती आत्मा ये सब देख रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो रात के अंधेरे में कर्नल को जान से मारने की कोशिश करता है, पर गैंगरिम वहां पहुंच जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। सू होंग वहां से भागने की कोशिश करता है, पर गैंगरिम उसका पीछा छोड़ता नहीं। एक लंबी चेस के बाद वो उसे एक बिल्डिंग की छत पर पकड़ लेता है और रस्सियों से बांध देता है। गैंगरिम उसे समझाता है, देखो तुम जो करने जा रहे हो वो गलत है। अगर तुम
बदला लेने का इरादा छोड़ दो तो मैं तुम्हें रिइंकार्नेशन दिला सकता हूँ, बस कुछ दिन सब्र करो। पर सू होंग तड़प कर कहता है, मैंने जो तकलीफें झेली हैं उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं उन लोगों से बदला जरूर लूंगा। और वो एक बार फिर गैंगरिम के चंगुल से बचकर भाग निकलता है। अगले सीन में वो जूनियर सोल्जर वापस कर्नल के पास जाता है और रोते हुए कहता है, मुझसे ये सब और नहीं होगा, मैं बहुत गिल्टी महसूस कर रहा हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। पर कर्नल उसे बुरी तरह डांटता है, ये क्या बकवास है, ये उतना बड़ा पाप नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, चुपचाप यहाँ से जाओ। सू होंग ये सब देख रहा होता है। परलोक में गैंगरिम बाकी गार्डियंस को बताता है कि सू होंग की आत्मा बहुत जिद्दी है और सब कुछ ठीक करने के लिए उसे खत्म करना पड़ सकता है। ये सुनकर किम दौड़ कर आता है और गैंगरिम के पैरों में गिर जाता है। प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना, उसे भी यहाँ ले आइए और उसे एक नया जीवन दिला दीजिए। तभी धरती पर रात के वक्त वो जूनियर सोल्जर किम के घर पहुंचता है। वो किम की माँ के सामने फूट फूट कर रोने लगता है, पर माँ डर कर दरवाजा बंद कर लेती है। वो सोल्जर एक पर्ची घर के अंदर फेंकता है और वहां से भाग जाता है। जब माँ उस चिट्ठी को खोलती है तो उसमें एक मैप होता है जहां एक्स मार्क लगा होता है, वही जगह जहां सुहोंग को दफनाया गया था। अगले सीन में वो जूनियर सोल्जर खुद को फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। गैंगरिम और सुहोंग दोनों ये देख रहे होते हैं। सुहोंग को अब एहसास होता है कि उस लड़के ने अनजाने में गोली चलाई थी और वो अपनी गलती पर सचमुच पछता रहा है। सुहोंग का दिल पिघल जाता है और वो चिल्लाता है, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। वो गैंगरिम से मिन्नत करता है कि किसी भी तरह उस आदमी की जान बचा ले। गैंगरिम चिल्लाता है, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बात मानोगे, तभी मैं इसे बचाऊंगा। सुहोंग की आत्मा मान जाती है और गैंगरिम उस सोल्जर की जान बचा लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है हेल ऑफ वायलेंस पर। यहाँ दो विशाल पत्थर के दानव आपस में लड़ रहे हैं। एक बड़ा पत्थर छोटे को बेरहमी से पीट रहा है। यह दृश्य किम के बचपन का एक काला सच है। जब उसकी माँ बहुत बीमार थी तब तंगी और हताशा में आकर किम ने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश की थी। छोटे भाई सुहोंग ने उसे रोकने की कोशिश की तो गुस्से में किम ने उसे बुरी तरह पीटा और घर छोड़कर भाग गया। ये सब जानकर वहां के देवता भड़क जाते हैं और किम को कड़ी सजा देने की तैयारी करते हैं। तभी ली विनती करती है कि इस केस का फैसला आखिरी गेट पर ही किया जाए। देवता एक शर्त रखते हैं, अगर आखिरी गेट पर ये सारे इल्जाम सही साबित हुए तो तुम तीनों गार्डियंस को भी अपनी सारी पावर्स और नया जीवन पाने का हक खोना पड़ेगा। गार्डियंस ये बहुत बड़ा रिस्क उठा लेते हैं। धरती पर गैंगरिम सुहोंग की आत्मा को उसके शरीर में वापस भेज देता है, जिससे वो कुछ पल के लिए जिंदा हो जाता है। उधर उसकी माँ उस मैप के सहारे जंगल में सुहोंग को ढूंढते हुए कर्नल के पास पहुंचती है। वो मैप दिखाकर कहती हैं कि मेरा बेटा भागा नहीं है, वो इसी जगह पर है। पर कर्नल उन्हें धक्का देकर वहां से भगाने की कोशिश करता है। ये देखकर सुहोंग का गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वो एक भयानक चक्रवात यानी साइक्लोन बनकर कर्नल पर हमला कर देता है। गैंगरिम अकेले उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और मदद के लिए हेवोनमक को बुलाता है। दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से सुहोंग को शांत करता है। अब बारी आती है आखिरी और सबसे बड़े ट्रायल की। यहाँ का जज खुद किंग योमरा है, वही देवता जिसका कॉलर पकड़कर किम ने बदतमीजी की थी। वो सीधे किम को साजा सुनाने लगते हैं। गैंगरिम पूछता है, महाराज बिना दलीलें सुने आप साजा कैसे दे सकते हैं? किंग योमरा गरजते हुए कहते हैं, इसने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश की और 15 साल बीत जाने के बाद भी कभी उनसे माफी तक नहीं मांगी। सजा देने के लिए इससे बड़ी वजह और क्या होगी? ली बचाव में कहती है कि वो सिर्फ एक बचपना था और माँ को तो इस बात का पता भी नहीं चला कि उस रात हुआ क्या था। तब किंग युमरा एक ऐसा सच बताते हैं जिसे सुनकर किम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ सो रही थी? वो उस वक्त पूरी तरह होश में थी। उसका शरीर भले ही बेजान था पर उसका दिल उसी वक्त मर चुका था जब उसने देखा कि उसका अपना बेटा उसकी जान लेना चाहता है। ये सुनते ही किम का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। वो चीख चीख कर रोने लगता है और किंग युमरा के पैरों में, प्लीज महाराज मुझे बस एक बार मेरी माँ से मिलवा दीजिए, मुझे उनसे माफी मांगनी है, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। पर देवता का दिल जरा भी नहीं पिघलता। वो गुस्से में कहते हैं, तुम्हारे पास 15 साल का लंबा टाइम था पर तुमने अपनी माँ से माफी मांगने के लिए कुछ पल भी नहीं निकाले। अब मरने के बाद तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है। किंग युमरा के दरबार में टहलका मच जाता है और चारों ओर भूकंप आने लगता है। तभी अचानक परलोक की मिट्टी पर किम की माँ का चेहरा उभरने लगता है। असल में सू होंग अपनी माँ के सपने में जाता है और भारी मन से कहता है,
माँ, अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। मुझे ऊपर परलोक में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। उसकी माँ रोते हुए उसे विदा करने लगती है। तभी सू होंग उन्हें वो सच बताता है जिसे किम ने सालों से सीने में दफन कर रखा था। माँ, सालों पहले उस रात किम भाई ने जो कुछ भी किया वो आज भी उस गलती के पछतावे में जल रहा है। उसने दिन रात सिर्फ इसलिए मेहनत की ताकि वो हमें पैसे भेज सके और हमारा ख्याल रख सके। वो हर पल उसी एक पल को याद करके तिल तिल मर रहा है। माँ की आंखों से आंसू छलक पड़ जाते हैं और वो कहती है, बेटा, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। असल में तो गलती मेरी थी कि मैं तुम दोनों की देखभाल ठीक से नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो बेटा। वो रोते हुए सुहोंग को गले लगा लेती है। ये इमोशनल नजारा परलोक के दरबार में साफ दिख रहा होता है। किम अपनी माँ के उस अक्स को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी हर खता की माफी मांगता है। ये मंजर इतना भावुक है कि वहां खड़ी डीडी का जजों और वकीलों की आंखें भी भर आती हैं। आखिर में किंग योमरा वो सजा वाली पर्ची फाड़ देते हैं और कहते हैं, जब माँ ने ही अपने बेटे को सच्चे दिल से माफ कर दिया तो ये अदालत सजा देने वाली कौन होती है? तुम्हारी माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी गवाही है। किम सारे ट्रायल्स शान से पास कर लेता है और उसे पुनर्जीवन यानी रीइंकार्नेशन मिल जाता है। वो फिर से एक नया जीवन जीने के लिए तैयार है। किम हाथ जोड़कर अपने गार्डियंस का शुक्रिया अदा करता है और वहां से निकल जाता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सीन शिफ्ट होता है धरती पर, जहां हेवन मार्क के हाथ में एक नया टिकट आता है और वो सुहोंग का है। हैरानी की बात यह है कि सुहोंग का कार्ड भी एक पैरागॉन यानी नेक रूह का है। हेवन मार्क मजाक में गैंगरिम की टांग खींचते हुए कहता है, अरे भाई, अगर इस जिद्दी आत्मा को भी हम सीधे पहले गेट पर ले गए तो वो हमें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे और आप तो इसे फिर से पैरागॉन डिक्लेयर करने पर तुले हैं। फिल्म के आखिरी सीन में किम की माँ के नाम एक पार्सल आता है जिसे खुद कैप्टन गैंगरिम उन तक पहुंचाने आया है। उस पार्सल के अंदर एक राइस कुकर निकलता है जो किम ने अपनी माँ के लिए खरीदा था, पर उस कुकर के अंदर एक ऐसी चिट्ठी होती है जो किम ने अपनी माँ के नाम छोड़ी थी। उस लेटर में किम ने अपनी हर उस खता की माफी मांगी जिसे उसने बरसों से अपने दिल में छुपा रखा था। उसने साफ साफ लिखा कि आखिर उसने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश क्यों की थी। उस वक्त वो बहुत छोटा था, गरीबी चरम पर थी और माँ की बीमारी ऐसी थी कि बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अपनी माँ को तड़पता देख किम ने सोचा था कि उन्हें बिना तकलीफ दिए मौत की नींद सुलाकर वो खुद भी जान दे देगा। वो पूरे परिवार का अंत करना चाहता था ताकि दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पर उस रात छोटे भाई सुहोंग ने उसे देख लिया और उसी शर्मिंदगी और डर की वजह से किम घर छोड़कर भाग गया था। वो 15 साल घर से दूर रहा, पर उसका हर पल अपनी माँ और भाई की सलामती के लिए बीता। उसने दिन रात हाथ धा तौर मेहनत की, आग से लड़ा और पैसे घर भेजता रहा। यहाँ तक कि अपनी बीमार माँ का हौसला बढ़ाने के लिए उसने 15 साल तक झूठ बोला कि वो बहुत खुश है, उसकी शादी हो गई है और उसका अपना एक प्यारा सा परिवार है। ये सब पढ़कर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस होता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कैप्टन गैंगरिम, हेवन मार्क एंड ली अपने 49वें पैरागॉन यानी सू होंग को लेकर परलोक के गेट पर पहुंच चुके हैं। ये उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति है। अगर उन्होंने सू होंग को पुनर्जीवन दिला दिया तो इन तीनों गार्डियंस को भी फिर से इंसान बनने का मौका मिल जाएगा। लेकिन क्या सू होंग का सफर इतना आसान होगा? आखिर कैप्टन गैंगरिम का वो कौन सा पुराना राज है जो उसे परेशान कर रहा है? इन सब सवालों के जवाब आपको इस फिल्म के सीक्वल यानी अगले पार्ट में मिलेंगे। हम बहुत जल्द इसकी अगली कहानी लेकर आने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस इमोशनल कहानी का मजा ले सकें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।